नमस्कार आप सभी को। प्रीलिम्स के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की कक्षाएं नियमित बेसिस पे हो रही हैं। मई माह में जब से कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं, नियमित आपको लगातार कक्षाएं मिली हैं। यदि किसी दिन किसी कारण से आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हुआ है तो प्लीज़ जो आपका यूट्यूब चैनल है इसके वीडियो सेक्शन में जाके आप लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हैं। कक्षाएं नियमित हो रही हैं तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। टारगेट वीडियो आज आपको मिलना था, अभी मिला नहीं है। इस वीडियो के बाद आज देर शाम तक आपको टारगेट वीडियो भी प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आप जो साप्ताहिक टारगेट देख रहे थे उसके आगे की चीज़ों का जिक्र आप कर सकोगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के जो सेशन में जिन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स की चर्चा होगी। करंट अफेयर्स के बाद जीके का एक सेशन हम देखेंगे जिसमें विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों को हम देखेंगे। ठीक है, प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम देखेंगे। और जीएस सेशन के अंतर्गत आज हम बायो का जिक्र करेंगे। कल से पुनः आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। बायो के कुछ टॉपिक आधे से ज़्यादा हमने कवर कर लिए थे, तो जहाँ पर हमने लास्ट चर्चा छोड़ी थी उसी के आगे हम बात करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन ये देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है प्यूगा वैली। सबसे पहली बात कि पूछा जा सकता है कि प्यूगा वैली है कहाँ पे। प्यूगा वैली है कहाँ पे, तो आपको बताना है कि ये जो घाटी है ये संबंधित है लद्दाख से। लद्दाख यूटी से संबंधित घाटी है और भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट जो संबंधित था वो लद्दाख के इसी घाटी से संबंधित था। तो भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट का संबंध जो है वो लद्दाख के इसी घाटी से है, आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है तो आप बताएंगे प्यूगा वैली में यह लगाया जा रहा है। ठीक है, क्या है ये जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, या आप कह लीजिए जो आप देखते होगे ना गर्म पानी के चश्मे, इसको बोला जाता है गर्म पानी का चश्मा। ठीक है, भारत में कई सारे स्थानों पर गर्म पानी के चश्मे देखने को मिलते हैं। जैसे यदि हम लद्दाख की ही बात करें तो लद्दाख में एक स्थान है च्यूमाथांग, और च्यूमाथांग में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, लद्दाख के बाद यदि आप थोड़ा सा नीचे उतरते हो हिमाचल प्रदेश पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है मणिकर्णिका साहिब, और ये हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। तीसरा देखने को मिलता है जलगांव महाराष्ट्र में है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ तपोवन उत्तराखंड में है, यहाँ पर भी आपको कह सकते हो आप कि जो जियोथर्मल एनर्जी की संभावनाएं हैं वो भारत के इन क्षेत्रों में भी देखी जा रही हैं, और गर्म पानी के चश्मे आपको इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले प्यूगा वैली का संबंध कहाँ से है, लद्दाख से है, और ये भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट जो लगाया गया है वो इसी घाटी में लगाया गया है। इतनी जानकारी आपको रखनी है। आते हैं पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 जो संबंधित है, पॉइंट 2 में आप जानते होंगे गार्डन रीफ शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, इनके बारे में आपने सुना होगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता में एक बेस्ड कंपनी है, कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है, और इसके द्वारा बड़े बड़े शिप बनाए जाते हैं। फुल फॉर्म आप इसका जानते होंगे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और आपको बता दें जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी हाल ही में 8वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का शिलान्यास किया गया। सैलो वाटर
क्राफ्ट का शिलान्यास किया गया, ये आपको याद रखना है। तो 8वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का शिलान्यास कहाँ से किया गया, तो आप बताएंगे कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से किया गया। आपको पता होगा ये वही शिप बिल्डर्स कंपनी है, या आप कह सकते हो जहाज बनाने वाली कंपनी है, जिसको OPV ऑफ शेयर पेट्रोल वैसल, या हिंदी में इसी को बोलते हैं अपतटीय गश्ती पोत, जिसको 11 अपतटीय गश्ती पोत बनाने का ठेका मिला था, जिसमें से 4 अपतटीय गश्ती पोत जो हैं वो गोवा शिपयार्ड से बनाए जा रहे हैं, और बाकी के जो 4 बचे हैं वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स बना रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है विशेष रूप से भारत में कहाँ कहाँ पे ये शिपिंग की कंपनियां हैं, कहाँ कहाँ पे किन क्षेत्रों में ये कंपनियां देखने को मिलती हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके संदर्भ में यदि देखा जाए तो आपके संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है, जिसको आप कह सकते हो जो अपतटीय गश्ती पोत हैं या ऑफ शेयर पेट्रोल वैसल जो हैं उनको बनाने का ठेका मिला था। 11 इनको बनाना है, 4 बनाएगी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और 7 जो है वो गोवा जो शिप यार्ड है उसके द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार के जो जहाज़ बनाने वाली कंपनियां हैं ये लगातार चर्चा में रहती हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा आपका एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं BE, एक आप कह सकते हो परियोजना है जिसको बोलते हैं BESS। BESS क्या है? ये भारत की पहली वाणिज्यिक बैटरी एनर्जी, क्या है ये? भारत की पहली वाणिज्यिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना है। वाणिज्यिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना, ये आपको याद रखना है, जिसको बोलते हैं BESS, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम है उसकी बात हो रही है। तो BESS क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। भारत की पहली वाणिज्यिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना है जो कि दिल्ली में लगाई गई है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत की पहली वाणिज्यिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना कहाँ लगाई गई, तो आप बताएंगे कि यह दिल्ली में लगाई गई। अब ये है क्या? बैटरी स्टोरेज है क्या? जैसे मान लीजिए हम बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक, उदाहरण के तौर पे मान लो हमने सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया या पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया, और उस समय कोई डिमांड नहीं है। जब ये विद्युत तैयार हो रही तो उसमें डिमांड जो है वो शून्य है। तो डिमांड शून्य होने पे इसको स्टोर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको स्टोर करने के लिए अब काम हो रहा है। उसको स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी बैटरियाँ बनाई जा रही हैं, हैवी क्षमता की, उच्च ऊर्जा क्षमता की बैटरियां बनाई जा रही हैं, और इसी परियोजना का नाम दिया गया है वाणिज्यिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना, जिसमें से सबसे बड़ी जो आपकी पहली परियोजना है वो दिल्ली में लगाई गई है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली में लगाई गई। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का, याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, भारत का सबसे अब तक की सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ लगाया गया है, तो आप बताएंगे राजनांदगांव। सबसे बड़ा स्टोरेज अभी तक भारत में जो लगाया गया है वो लगाया गया है राजनांदगांव, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना जो संचालित की जा रही है उसका संबंध छत्तीसगढ़ से है, और दिल्ली में भी इस तरह की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में जो शुरुआत हुई है इसमें 3 कंपनियां साझेदारी निभा रही हैं। एक कंपनी है BSES राजधानी पावर लिमिटेड, दूसरी आपकी है इंडीग्रिड
और तीसरी आपकी है ग्लोबल एनर्जी अलायंस। तीसरी आपकी है ग्लोबल एनर्जी अलायंस। ये 3 कंपनियां मिलकर के दिल्ली में इस वाणिज्यिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लागू कर रही हैं, बना रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यह भी याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा तो अभी है राजनंदगांव, लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा बन रहा है वो बन रहा है जम्मू कश्मीर में, और ये 2027 तक बनकर तैयार होगा। अभी तक सबसे बड़ी स्टोरेज परियोजना जो है वो राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विमान है जिसको बोलते हैं F-16 फॉल्कन। F-16 फॉल्कन ये जो विमान है ये एक कंपनी है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, और लॉकहीड मार्टिन नामक की कंपनी F-16 नामक विमान को बनाती है। तो F-16 फॉल्कन क्या है, इसको भी लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाया है। और आपको बता दें लॉकहीड मार्टिन जो है USA की एक विमान निर्माता कंपनी है, और ये जो विमान है F-16 फॉल्कन ये खास क्यों है, क्योंकि ये AI नियंत्रित विमान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नियंत्रित यह विमान है, इसलिए यह खास है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इस विमान ने जब पहली उड़ान भरी तो अमेरिका के जो वायुसेना सचिव थे उन्होंने स्वयं इस विमान में कह सकते हो हवा में जो है लंबी दूरी की यात्रा की। ठीक है, अब कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस आपको बता दें, थैलेसीमिया के लिए जागरूकता के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है, और इसके लिए जो दिवस होता है वो 8 मई होता है। थैलेसीमिया एक प्रकार से आनुवांशिक रक्त विकार है। क्या है? आनुवांशिक रक्त विकार है, ये आपको याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि इससे शरीर में जो है वो जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की हम जब बात करते हैं तो यह एक रिपोर्ट जारी की गई है, और यह बताती है कि वर्ष ध्यान से समझिएगा, मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है यहाँ से जो आंकड़े निकल रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में जो सौर ऊर्जा है, वैश्विक बिजली उत्पादन में जो सौर ऊर्जा है वो 5.5% इसका योगदान रहा है। मतलब वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पे जो बिजली का उत्पादन किया गया उसमें सौर ऊर्जा का जो योगदान है वो 5.5% रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, तो इसका योगदान 30% रहा है। और यदि न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, जिसको एक स्वच्छ ऊर्जा कहते हो आप, तो इसका योगदान 10% रहा है। तो आप कह सकते हो कि वैश्विक स्तर पे जो विद्युत का उत्पादन हुआ उसकी 40% जो विद्युत का उत्पादन किया गया वो लो कार्बन वाली विद्युत का उत्पादन किया गया, मतलब जिसमें कार्बन उत्सर्जन लगभग 0 है, और भविष्य की दिशा में एक बेहतर कदम ये कहा जा सकता है। यदि आपसे पूछ ले सौर ऊर्जा उत्पादन की, जब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किस देश ने किया इस दौरान, तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का जो उत्पादन किया वो था चाइना। चीन ने सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया। दूसरे स्थान पे आपका आता है USA, और तीसरे स्थान पे आपका आता है इंडिया। भारत
तीसरे स्थान पे रहा सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है, एक होती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है पेरिस में, और इसके अनुसार वर्ष 2023 में जैसे हमने बताया 5.5% योगदान रहा। और ये यह भी कहती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यह भी कहती है कि वर्ष 2030 तक जो सौर ऊर्जा का योगदान होगा विद्युत उत्पादन में वो 22% होगा। और निश्चित तौर पे यदि ये आंकड़ा हम पार कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कही जाएगी। ठीक है, और यह भी आपको याद रखना है कि भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो हमारा टारगेट है वो है 442 गीगावाट। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस अभी हुआ था, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस अभी हुआ था जो कि रॉटरडैम नीदरलैंड में संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है इंटरपोल की। इंटरपोल या अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आप कहते हो इसी को। देखो, भारत के संबंध में यदि इंटरपोल की कोई बैठक होती है तो भारत के संदर्भ में जो संस्था इसमें भाग लेती है उसको बोलते हैं सीबीआई। मतलब यदि कोई बैठक होती है तो उसमें जो सीबीआई के हमारे डायरेक्टर हैं जो कि हैं परवीन सूद, वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जैसे इंटरपोल है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, तो इंटरपोल को यदि भारत में कोई कार्य होगा तो किससे संपर्क करेगी, वो सीबीआई से संपर्क करेगी। भारत की जो आप कह सकते हो इंटरपोल को प्रदर्शित करने वाली जो संस्था है वो आपकी है सीबीआई। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनका अभी ये चर्चा में इंटरपोल क्यों है, क्योंकि इनका नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो है उसके प्रमुखों का जो 19वां इंटरपोल सम्मेलन हुआ था, मतलब वैश्विक स्तर पे जो देश इसके सदस्य हैं, और प्रत्येक देश में कोई एक संस्था होगी जो इंटरपोल को आप कह सकते हो रिपोर्ट करती होगी, तो उसका जो उनके प्रमुखों का जो 19वां इंटरपोल सम्मेलन था ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ। और कहाँ संपन्न हुआ, लियोन शहर कहाँ का है, फ्रांस का है, जहाँ पे ये संपन्न हुआ। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक इंटरपोल जनरल असेंबली होता है, इंटरपोल जनरल असेंबली होता है। ठीक है, इंटरपोल जनरल असेंबली को यहाँ पे नहीं याद रखना है, क्योंकि इंटरपोल जनरल असेंबली की बात करें तो 2024 से संबंधित है। और याद रखिएगा ये 92वां था जो कि संबंधित है कहाँ से, ग्लासगो से। मतलब ग्लासगो में ये देखने को मिलेगा, और ग्लासगो है कहाँ पे, स्कॉटलैंड में है। मतलब इंटरपोल का जो 92वां जनरल असेंबली होगा वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक नाम उभर के आया जिसका नाम है टोपाज। टोपाज ये जड़ है, टोपाज। और टोपाज है क्या, टोपाज है क्या, ये एआई मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है, एआई मैनेजमेंट सिस्टम, एआई मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम टोपाज नाम देते हैं। ठीक है, और एआई मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिसको टोपाज नाम देते हैं, ये जिस कंपनी द्वारा बनाया गया है उसको बोलते हैं इन्फोसिस। मतलब इन्फोसिस कंपनी का एक एआई मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको टोपाज नाम दिया गया है। और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में इसको ISO 42001 और 2023 सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। 42001 सर्टिफिकेट इसको ISO का जो प्रमाणन है वो प्राप्त हुआ है, और इसी कारण ये चर्चा में है। तो टोपाज आपसे पूछा जा सकता है कि किस संस्था से इसका संबंध है, तो आप बताओगे इन्फोसिस से। और ये इन्फोसिस का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वेस्ट नाइल। वेस्ट नाइल की जब हम बात करते हैं, एक शहर है, ठीक है, या आप कह लो एक जिला है। ये शब्द चर्चा में है वेस्ट नाइल, ये है क्या, आइए समझते हैं।
वेस्ट नाइल जो है ये एक प्रकार का शहर है, एक शहर है जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया। और ये जो वेस्ट नाइल नामक शहर है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये संबंधित है युगांडा से। कहाँ से संबंधित है? युगांडा से संबंधित एक शहर है। युगांडा की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा युगांडा का संबंध कहाँ से है? युगांडा का संबंध है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। तो ये जो युगांडा है यहाँ से संबंधित है वेस्ट नाइल शहर या जिला। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि वेस्ट नाइल नामक फीवर के मामले देखे गए हैं भारत के एक राज्य में, और भारत का यह राज्य है केरल। भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल जो फीवर है उसके मामले देखे गए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। और वेस्ट नाइल का संबंध है युगांडा से। युगांडा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। और इसको वेस्ट नाइल फीवर इसलिए बोला गया क्योंकि सबसे पहले इसकी पहचान जो है इसी शहर में, वेस्ट नाइल शहर में हुई थी। कब? वर्ष 1937 में सर्वप्रथम इसकी पहचान हुई थी। एक प्रकार का दिमागी बुखार है, दिमाग में सूजन इससे आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जब हम बात करते हैं तो एक रिपोर्ट की हम बात करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट की बात करने जा रहे हैं और ये रिपोर्ट जो है ये है रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लानेट achieving net zero emission in the एग्री फूड सिस्टम। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लानेट अचीविंग नेट जीरो इमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम। एक रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट सबसे पहले जारी किसने किया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। किसके संदर्भ में? कृषि खाद्य उत्सर्जन के संदर्भ में। कृषि खाद्य उत्सर्जन के संदर्भ में ये रिपोर्ट कहती है कि यदि हमें, क्योंकि आप जानते हैं जब कृषि खाद्य उत्सर्जन की बात करते हैं तो विशेष रूप से कृषि फील्ड से या कृषि कार्यों से CO2 और CH4 इन दो गैसों का वायुमंडल में आप कह सकते हो बढ़ोतरी होती है। दो गैसें जो हैं विशेष रूप से कृषि कार्यों से वायुमंडल में मिलती हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट कहती है कि यदि हमें 2030 तक जो कार्बन उत्सर्जन है, विशेष रूप से कृषि कार्यों से जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उसको यदि आधा करना है या 2050 तक नेट कार्बन जीरो का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो हर वर्ष हमें 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, कितना करना पड़ेगा? ठीक है, जो निवेश की राशि है उसको 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना पड़ेगा प्रति वर्ष, याद रखिएगा। तो ये रिपोर्ट कहती है कि यदि 2030 तक जो कृषि कार्यों से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको आधा करना है या 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित, तो इस क्षेत्र में हमें 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष खर्च करने की ज़रूरत है। हर वर्ष 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की ज़रूरत है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये पूछा जा सकता है कि प्रति वर्ष कितने खर्च करने की ज़रूरत है। लक्ष्य दोनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, और रिपोर्ट का नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे एक पोर्ट चर्चा में है और इस पोर्ट का नाम है कानके संथुरई पोर्ट। कानके संथुरई पोर्ट ये चर्चा में है। एक बंदरगाह, पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है, सभी जानते हैं। सबसे पहली बात, कानके संथुरई पोर्ट है किस देश का? तो ये जो बंदरगाह है ये संबंधित है श्रीलंका का। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, आप जानते हैं ये भारत का मैप है। यहाँ पे
श्रीलंका पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है पाक जलसंधि। पाक जलसंधि के माध्यम से भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो ये जो श्रीलंका देश है, यहाँ का एक पोर्ट है कानके संथुरई, और ये जो पोर्ट है इसमें बात करूँ तो यहाँ पे ग्रांट इसको मिला है 81.5 मिलियन डॉलर का, और 81.5 मिलियन डॉलर का जो ग्रांट है वो भारत सरकार ने दिया है इसको रीडेवलपमेंट करने के लिए। और आपको बता दें, जब हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। कोलंबो में भी एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं कोलंबो पोर्ट। तो जो कोलंबो पोर्ट है, इसके एक टर्मिनल को विकसित करने के लिए अदानी ग्रुप को प्रोजेक्ट मिला है ये, और अदानी ग्रुप की जब बात करते हैं तो 700 मिलियन डॉलर में अदानी ग्रुप इस टर्मिनल का निर्माण करने जा रहा है। इसके साथ साथ श्रीलंका के 2 क्षेत्र हैं, एक का नाम है मन्नार, ठीक है, और एक का नाम है पुनरिन। मन्नार और पुनरिन ये नाम 2 क्षेत्र हैं। इन 2 क्षेत्रों में अदानी पावर ने, याद रखिएगा, अदानी पावर ने समझौता किया है। किस लिए? कि इन 2 क्षेत्रों में अदानी पावर विंड एनर्जी लगाएगी, विंड पावर जनरेट करेगी, विंड पावर को पैदा करेगी और फिर उसको श्रीलंका की सरकार को बेचेगी। मतलब श्रीलंका में ही हम पैदा करेंगे और पुनः श्रीलंका को ही हम बेचेंगे, और इसके लिए 20 सालों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 20 सालों के लिए ये समझौता हुआ है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 20 साल तक यहाँ से जो भी विंड एनर्जी तैयार होगी, ठीक है, पवन ऊर्जा जो तैयार होगी उसको श्रीलंका को बेचा जाएगा अगले 20 सालों तक। इसके लिए भी अदानी ग्रुप ने समझौता श्रीलंका सरकार से किया है। अगला एक योजना है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है पिरुल लाओ पैसा कमाओ। पिरुल लाओ पैसा कमाओ योजना या अभियान। तो पिरुल लाओ पैसा कमाओ ये जो अभियान है ये है किसका, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। पिरुल लाओ पैसा कमाओ, पिरुल लाओ पैसा कमाओ नामक ये जो अभियान है ये शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और धामी सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, अभियान है पिरुल लाओ पैसा कमाओ। और इसकी शुरुआत धामी जी ने रुद्रप्रयाग जिले से किया था। रुद्रप्रयाग जिला वही है जहाँ पे श्री केदारनाथ धाम आपको देखने को मिलता है, ये रुद्रप्रयाग में ही है। जैसे आप गंगोत्री धाम की चर्चा करते हो, ठीक है, गंगोत्री धाम की चर्चा करते हो तो ये धाम आपको मिलता है उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड यदि आपको कभी सौभाग्य मिले जाने का तो कुछ ज़िले हैं जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। जैसे उत्तरकाशी जिला आपका हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, अच्छा है ये, चमोली हो गया, ठीक है, और रुद्रप्रयाग हो गया। ये ज़िले 4 ज़िले ये इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जाओगे तो बहुत कुछ धार्मिक स्थल भी देखने को मिलेंगे और प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग ये 4 इनके आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण ज़िले हैं। इनमें से जैसे उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़, चमोली ये बॉर्डर वाले ज़िले हैं तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से जो ये योजना शुरू की गई ये है क्या? आप जानते हो कि पहाड़ों पे जो जंगल होते हैं हर वर्ष आग यहाँ पे लगती है, और आग लगने का जो कारण है प्रमुख रूप से जो देखा गया, ये जो पिरुल आप देख रहे हो ना, एक वृक्ष होता है जिसको बोलते हैं प्यूनस, ठीक है, और इस वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, पाइनस इसको बोलते हैं, पाइनस वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं इन्हीं को बोला जाता है पिरुल। तो यहाँ पे क्या है कि एक विशेष प्रकार का जो वृक्ष इन पहाड़ों पे पाया जाता है जिसको बोलते हैं पाइनस, इसकी पत्तियों को इकट्ठा करिए आप और उसको ले जाके सरकार को आप 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच सकते हो। क्योंकि ये जो पत्तियां हैं पिरुल, पाइनस की जो पत्तियां हैं पिरुल, ये आग को बड़ी जल्दी पकड़ती हैं, और जंगलों में जो आग लग रही विशेष रूप से उत्तराखंड में, उसके प्रमुख कारणों में यदि देखा जाए तो यही पिरुल की पत्तियां हैं जो सूख जाती हैं और एक बहुत तेज़ी से
तीव्र आप कह सकते हो तापमान बढ़ने पर भी ये आग पकड़ लेती हैं। तो इसी के चलते आग लग रही है और इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने ये मुहिम शुरू की है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जिक्र करने वाले हैं जिसका नाम है कोरी 1। ठीक है, कोरी 1 न्यूक्लियर रिएक्टर। कोरी 1 न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो सबसे पहले 2018 से ये था बंद। संबंधित सरकार ने, संबंधित देश ने इसको कर दिया था बंद। अब सरकार इसको क्या कर रही है, इसको नष्ट कर रही है, इसको सरकार नष्ट करने जा रही है। और ये जो कोरी 1 न्यूक्लियर रिएक्टर है ये संबंधित है, एक शहर है बुसान, बुसान शहर से संबंधित है। और बुसान शहर की जब बात करते हैं तो ये दक्षिण कोरिया का एक शहर है, दक्षिण कोरिया का एक शहर है बुसान, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हमने दक्षिण कोरिया की बात किया आपको तुरंत याद आना चाहिए गैंगवान, गैंगवान नामक शहर। क्यों याद आना चाहिए दक्षिण कोरिया का गैंगवान शहर, क्योंकि अभी हाल ही में फरवरी में यहाँ पे विंटर यूथ ओलंपिक संपन्न हुए हैं। और विंटर यूथ ओलंपिक जो हुए थे यहाँ पे इटली देश है जो पदक तालिका में शीर्ष पे था। दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा, नियोनसैट 1, नियोनसैट 1 नामक सैटेलाइट, नियोनसैट 1 नामक जो सैटेलाइट थी इसको इलेक्ट्रॉन नामक रॉकेट से जो है वो दागा गया। और इलेक्ट्रॉन नामक जो रॉकेट है ये एक कंपनी है अमेरिका की जिसका नाम है रॉकेट लैब यूएसए। रॉकेट लैब यूएसए जो अमेरिका की कंपनी है उसी का एक रॉकेट है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन रॉकेट से नियोनसैट 1 नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ दक्षिण कोरिया के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया ने आर्टिफिशियल सन भी बनाया है। और इनका जो आर्टिफिशियल सन है उसका नाम है के स्टार। के स्टार क्या है, के स्टार दक्षिण कोरिया का आर्टिफिशियल सन है। तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया का जो आर्टिफिशियल सन है उसको हम बोलते हैं के स्टार। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो भैया ये तो था हमारा करंट अफेयर्स का बुलेटिन। करंट अफेयर्स अब यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने जीके खंड की बात कर लेते हैं और अंत में जीके की चर्चा हम जीएस की चर्चा करेंगे। तो आइए जीके खंड में हम देख लेते हैं क्या है। जीके खंड में आज विश्व की प्रमुख देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में हमें पढ़ना था। तो यहाँ पे एक देश मैप में ये दिख रहा होगा, इस देश का नाम है यूएसए। और यूएसए की जो अंतरिक्ष एजेंसी है गवर्नमेंट की उसको हम बोलते हैं नासा। ठीक है, नासा, नेशनल एरोस्पेस स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको याद रखना, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दूसरा देश यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये बात हो रही है यूरोप की, ये बात हो रही है यूरोप की। और जब यूरोप की बात हो रही है तो आप जानते हैं यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन में कई सारे यूरोप के देश शामिल हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसको बोलते हैं ESA। क्या बोलते हैं इसको, ESA इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे अन्य देश हैं जिनकी अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में हमें देखना है। यहाँ पे जो प्रमुख देश हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसी की हम बात कर रहे हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा। 2 देशों के बारे में हमने देखा। तीसरा देश आपका है, मैप से आपको दिख रहा होगा, जापान। कई सारे द्वीपों पर विस्तारित एक देश है जापान। और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसको हम बोलते हैं जाक्सा। जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसको हम बोलते हैं जाक्सा, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका है रशिया। रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी को बोलते हैं रॉसकॉसमोस। रॉसकॉसमोस किसको बोलते हैं, रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये देश है चाइना। चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी को बोलते हैं CNSA। ठीक है, और ये देश है फ्रांस।
फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी को बोलते हैं CNES। तो हमने जिन देशों के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लो देखा चाइना, चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी हो गई CNSA। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी हो गई CNES। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी हो गई, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी हो गई JAXA। अगला आपका आता है रशिया, रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी हो गई रोसकॉसमॉस। अगला आपका जो आता है रशिया के बाद अगला जो आता है आपका, और कौन सा छूटा है, यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी हो गई नासा। ठीक है, अगला आपका आ गया भारत, इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी हो गई इसरो। तो ये कुछ यूरोपीय यूनियन की हो गई ESA। तो ये कुछ प्रमुख देश हैं जिनकी अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिर्फ इतनी जानकारी रखो, आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन इसरो के बारे में और नासा के बारे में, क्योंकि इसरो आपकी अपनी अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। जैसे इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ठीक है, विक्रम अम्ला साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसी संदर्भ में नासा, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी भी हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, और यदि इतना पता है तो आप कहीं भी किसी भी संदर्भ में इस प्रश्न को देखोगे, अंतरिक्ष एजेंसियों से संबंधित प्रश्न, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए GK सेशन में मात्र इतना ही। अब हम बढ़ते हैं अपने GS सेशन के अंतर्गत। GS सेशन के अंतर्गत देखते हैं। GS सेशन में हमने लास्ट जो चर्चा किया था आमाशय की किया था। ठीक है, हमने आमाशय की चर्चा किया था। भोजन को हम छोटी आंत तक लेकर पहुंच गए थे। ठीक है, भोजन जो हमारा था वो छोटी आंत तक पहुंच गया था, और छोटी आंत को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला है डियोडिनम, दूसरा भाग है जेजुनम, तीसरा भाग है इलियम। ठीक है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, ये आपको देखने को मिलता है। इलियम की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, अंतिम रूप से जो पचा भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, अंतिम रूप से पचा भोजन जो प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, वो इलियम में प्राप्त होता है। अंतिम रूप से जो पचा हुआ भोजन है वो इलियम में प्राप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको याद रखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें और याद रखने की ज़रूरत है। जैसे डियोडिनम की हम बात करते हैं तो डियोडिनम से सहायक ग्रंथ के रूप में जो हमारे लीवर हैं और पैनक्रियाज। ठीक है, डियोडिनम से सहायक ग्रंथ के रूप में लीवर और पैनक्रियाज जुड़े होते हैं। ठीक है, डियोडिनम से सहायक ग्रंथ के रूप में लीवर और पैनक्रियाज जुड़े होते हैं। लीवर की यदि हम बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, लीवर होती है। लीवर से बाइल जूस का पाचन होता है। लीवर से बाइल जूस का पाचन होता है, याद रखिएगा। लीवर से बाइल जूस या पित्त रस का स्राव होता है, ये भी याद रखिएगा। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और लीवर से बाइल जूस का स्राव होता है, या इसी को आप कह लीजिए पित्त रस का स्राव होता है, जो डियोडिनम में पहुंचकर वसा का पायसीकरण करता है।
वसा का क्या करता है, वसा का पाइसीकरण करता है। ठीक है। लीवर, पैनक्रियाज ये जो है जुड़े होते हैं डिओडिनम से। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और लीवर से बाइल जूस या पित्त रस का स्राव होता है जो डिओडनम में पहुंचकर वसा का पाइसीकरण करता है, या इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। और बाइल जूस की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार के पिगमेंट इनमें पाए जाते हैं। बाइल जूस या पित्त रस की जब बात करते हैं तो दो प्रकार के पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है बिलीरुबिन, पहला बिलीरुबिन, और दूसरा पिगमेंट जो देखने को मिलता है वो है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, दो प्रकार के पिगमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। पहले पिगमेंट की यदि हम बात करें बिलीरुबिन की, बिलीरुबिन, तो बिलीरुबिन के संदर्भ में इतना याद रखना है कि इसकी मात्रा यदि ब्लड में ज़्यादा होती है, इसकी मात्रा बिलीरुबिन की मात्रा यदि ब्लड में ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है पीलिया नामक रोग। क्या देखने को मिलता है? पीलिया नामक रोग देखने को मिलता है, या इसी को बोलते हैं ज्वाइंटिस। ठीक है, तो पीलिया या ज्वाइंटिस देखने को मिलता है। दूसरा बिलीवर्डिन है, उसके बारे में कुछ बहुत विशेष नहीं है। इसके अतिरिक्त बाइल जूस की जब हम बात कर रहे हैं, बाइल जूस की जब हम बात कर रहे हैं तो बाइल जूस का जो संचय है वो कहाँ होता है? वो होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस का संचय गॉल ब्लैडर में होता है, या इसी को बोलते हैं पित्राशय। तो बाइल जूस का संचय कहाँ होता है? पित्राशय में होता है। और अक्सर जो गॉल ब्लैडर है और किडनी है, आप जानते हैं गॉल ब्लैडर हो गया या किडनी हो गया, यहाँ पे स्टोन की समस्या देखने को मिलती है, स्टोन की समस्या देखने को मिलती है। और इसके पीछे कारण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या कारण होता है स्टोन के पीछे? कैल्शियम ऑक्जिलेट कारण होता है, ये आपको याद रखना है। गॉल ब्लैडर या किडनी में जो स्टोन देखने को मिलता है उसके पीछे कारण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद बात आती है, अगला जो चर्चा है वो बात आती है पैनक्रियाज की। अगली चर्चा आती है पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज या अग्नाशय। पैनक्रियाज या अग्नाशय की जब हम बात करते हैं तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डिओडिनम से जुड़ी होती है, जो डिओडिनम से जुड़ी होती है, और इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। पैनक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये डिओडिनम से जुड़ी होती है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं उसके पीछे कारण पे जब हम जाते हैं कि इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड यहाँ देखने को मिलता है। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, या दूसरा आपको देखने को मिलता है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है इसकी जब हम बात करें तो ये नलिका युक्त होती है। क्या होती है? नलिका युक्त होती है। यहाँ से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। ये नलिका युक्त होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और यहाँ से एंजाइम निकलता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें या अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये हार्मोन का स्राव करता है। किसका? हार्मोन का स्राव करता है। याद रखिएगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वहाँ से एंजाइम का स्राव होता है, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है या जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वहाँ से हार्मोन्स का स्राव होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके साथ साथ आपको बता दें कि अग्नाशय में ही लैंगरहैंस की द्वितीयकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वितीयकाएं, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वितीयकाएं इसमें पाई जाती हैं और ये 3 प्रकार के सेल लगती हैं। पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल और तीसरा गामा सेल। 3 प्रकार की द्वितीयकाएं पाई जाती हैं जो अल्फा, बीटा और गामा सेल रखती हैं। इसके साथ साथ हमने अभी देखा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है ये नलिका विहीन होती है। क्या है ये? नलिका विहीन है और इससे हमने देखा कि हार्मोन का स्राव इससे होता है। ठीक है, तो कैसे होता है? क्योंकि ये नलिका विहीन है फिर भी हार्मोन स्रावित होता है। क्यों? क्योंकि यह ब्लड में स्रावित होता है। हार्मोन जो है ये ब्लड में स्रावित होता है और ब्लड के माध्यम से ही यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम आगे जब बात करते हैं तो बात आती है एक्सोक्राइन की। तो एक्सोक्राइन में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। एक्सोक्राइन, सबसे पहले बात आती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में एंजाइम, पैनक्रियाज जो है ये एंजाइम स्रावित करता है। पैनक्रियाज एंजाइम स्रावित करता है और ये जो एंजाइम हैं ये छोटी आंत में पहुंचते हैं। ये छोटी आंत में पहुंचते हैं। पैनक्रियाज जो एंजाइम स्रावित करता है वो छोटी आंत में पहुंचते हैं। और ये कौन कौन से एंजाइम हैं? इनमें सबसे पहले आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करें तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज की बात करें तो ये मंड को शर्करा में बदलता है। मंड को शर्करा में बदलता है। और तीसरा आता है लाइपेज, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम की बात करें तो ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन, पैनक्रियाटिक एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है और लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा का पाचन करता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात आती है लीवर की। लीवर, लीवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लीवर को शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं। लीवर को शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं। लीवर को शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं। और लीवर जो है शरीर में कई प्रकार की जो विषाक्तताएं होती हैं, लीवर शरीर की कई प्रकार की विषाक्तताओं को समाप्त करता है। कई प्रकार की विषाक्तताओं को ये समाप्त करता है। और आपको बताता चलूं कि इलियम, इलियम ये जो है आंत का सबसे लंबा भाग होता है। इलियम आंत का सबसे लंबा भाग होता है। इसमें सबसे अधिक पाचन और अवशोषण की क्रिया होती है। इलियम आंत का सबसे लंबा भाग होता है और यहीं पर सबसे अधिक पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी में आंत ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिससे आंत जूस भी निकलता है। आंत रस की जब हम बात करते हैं, आंत रस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है माल्टोस। ठीक है, माल्टोस का पाचन, अंतिम उत्पाद ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यहाँ पे माल्टोस का पाचन होता है और अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज निकलता है। माल्टोज के बाद फिर बात आती है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज का जब पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में निकलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, और इसके बाद जब
तीसरा जो है सुक्रोज आता है। सुक्रोज का जब पाचन होता है तो यहाँ पे याद रखना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये टूटता है। और आगे जब बढ़ते हैं तो बात आती है पेप्टाइड। अगला जो आपका आता है वह है पेप्टिडेज। इसकी जब बात करें तो ये पॉलीपेप्टाइड का पाचन करता है और अमीनो अम्ल, याद रखिएगा, पॉलीपेप्टाइड का पाचन करता है और अमीनो अम्ल जो है ये अंतिम उत्पाद के रूप में निकलता है। इसके बाद अगला आपका आता है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज की यदि हम बात करें तो यहाँ पे अंतिम उत्पाद के रूप में यदि हम बात करें तो ये डीएनए और आरएनए का पाचन करता है और अंतिम उत्पाद के रूप में न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो यहाँ पे याद रखना है आंतरस के बारे में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है माल्टोज की। तो ये माल्टोज का पाचन करता है और अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है। दूसरा लैक्टोज की बात आती है और लैक्टोज की जब बात करते हैं तो लैक्टोज का पाचन होता है, आंतरस करता है और अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज निकलता है। सुक्रोज की जब बात करते हैं, आंतरस सुक्रोज का भी पाचन करता है और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज अंतिम उत्पाद के रूप में निकलता है। जब पेप्टाइडेज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब इसका पाचन होता है तो पॉलीपेप्टाइड हमें निकलता है और फिर न्यूक्लियोटाइडेज की जब बात करते हैं तो अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स या इसी को बोलते हैं, पहली चीज तो बता दें कि ये क्रियाशील है और सेलुलोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? सेलुलोज का पाचन ये करता है। मानव में यदि हम बात करें तो प्रमुख रूप से ये अवशेषीय अंग है और अब क्रियाशील नहीं है। पहले जब मनुष्य घास फूस वनस्पतियों का सेवन करता था, वनस्पतियों को खाता था, तब यह क्रियाशील रहता था। लेकिन आज के समय में जो मवेशी हैं, मवेशियों में ये क्रियाशील है, क्योंकि अब यह क्रियाशील नहीं है। ऐसे में जो सेलुलोज का पाचन यदि मनुष्य में होता है तो उसको करता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन करता है। जानवरों में अभी भी अपेंडिक्स क्रियाशील है और यही सेलुलोज का पाचन करता है। अब कुछ फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, जैसे फ्रक्टोज की बात करें तो सिर्फ पादपों द्वारा बनाए जा सकते हैं। फ्रक्टोज की बात करें तो सिर्फ पादपों द्वारा बनाए जा सकते हैं और विशेष रूप से फलों की जो मिठास होती है, शहद की जो मिठास होती है, वो फ्रक्टोज के कारण ही होती है। फलों और शहद की मिठास फ्रक्टोज के कारण ही होती है। प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन टूट के क्या बनाते हैं? अमीनो अम्ल बनाते हैं। प्रोटीन टूट के क्या बनाते हैं? अमीनो अम्ल बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्च टूटकर क्या बनाते हैं? तो स्टार्च टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। वसा टूटकर क्या बनाता है? तो वसा यदि टूटता है तो 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मटेरियल बनाता है। ठीक है। इसके साथ साथ छोटी आंत की जब हम बात करते हैं, जो हमारी छोटी आंत है वहाँ पे एक फिंगर नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबिलाई। याद रखिएगा, माइक्रोबिली या माइक्रोबिलाई कह लीजिए। तो छोटी आंत में एक फिंगर नुमा संरचना देखने को मिलती है जिसको माइक्रोबिलाई कहते हैं। कुछ इस प्रकार से यदि छोटी आंत है तो इसमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ठीक है। इसके साथ साथ कोलन होता है। कोलन का काम क्या है? जल का अवशोषण करना। फिर होता है रेक्टम का कार्य क्या है? अपचित पदार्थों का अवशोषण करना। और फिर बात आती है अनस की, और अनस से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर, शरीर के बाहर आ जाते हैं। इतनी चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए था इस सिस्टम में।
ठीक है, तो पूरा जो पाचन था वो समाप्त हुआ। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या इसी को बोलते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। आप जानते हो जब हम श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो दो प्रक्रिया संपन्न होती, प्रमुख रूप से दो प्रक्रिया संपन्न होती, दो प्रक्रिया संपन्न होती। कौन कौन से? पहला देखने को मिलता है श्वसन, जिसको आप बोलते हो रेस्पिरेशन। ठीक है, दूसरी जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, या इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग। पहला, बात आती है श्वसन की। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन, श्वसन में क्या हो गया कि हम सांस लेते हैं। श्वसन में क्या होता है, हम सांस लेते हैं। तो सांस लेते हैं तो कुछ गैसें शरीर के अंदर जाती हैं। कैसे? नाक के द्वारा कुछ गैसें शरीर के अंदर जाती हैं और नाक से ये प्रवेश करती हैं विंड पाइप में। कहाँ पे प्रवेश करती हैं? विंड पाइप में प्रवेश करती हैं, या इसी को आप बोलते हो ट्रैकिया। ट्रैकिया में ये प्रवेश करती हैं और उसके बाद से ये पहुंच जाती हैं फेफड़ों में। ठीक है, फेफड़ों में जब पहुंचती हैं तो फेफड़ों में क्या होते हैं, वायु कोश होते हैं। ठीक है, वायु कोश होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोलस या वायु कोश। तो फेफड़ों में क्या होते हैं, वायु कोश होते हैं और गैसें जो होती हैं वो वायु कोश तक पहुंचती हैं। अब ये जो वायु कोश है, मान लो ये कोई वायु कोश है, अब इसमें गैस पहुंच गई, ये फेफड़ों में होते हैं वायु कोश, इसमें गैस पहुंच गई। तो ये जो वायु कोश होते हैं ये जुड़े होते हैं एक वेन से जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन, या इसी को बोलते हैं रक्त नलिकाएं। ये किससे जुड़ी होती हैं? पल्मोनरी वेन से जुड़ी होती हैं, या इन्हीं को आप बोलते हो रक्त नलिकाएं। और यह ऑक्सीजन युक्त, अब क्योंकि ये पल्मोनरी वेन से जुड़ी होती हैं, अब जो हमने सांस खींची अंदर तो इसमें बहुत सारी गैसें होंगी, तो ये पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन युक्त, क्योंकि पल्मोनरी वेन है, रक्त नलिकाएं हैं, तो रक्त का प्रवाह होता है। तो ये रक्त परिवाह जो होता है इसमें अब क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो मिल जाता है, मतलब ऑक्सीजन जाके इनसे मिल जाता है। और ये क्या करती हैं कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, अब ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला है उसको ले जाके हृदय में छोड़ देती है, उसको ले जाके हृदय में छोड़ देती है। हृदय में कहाँ छोड़ती हैं? बाएं अलिंद में छोड़ती हैं। अब बाएं अलिंद से ये जाता है बाएं निलय में। ठीक है, बाएं निलय से फिर ये जाता है सेल में। ठीक है, अब जब ये सेल में पहुंच गया तो सेल में क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें मिली हुई है, सेल में जैसे ये पहुंचता है तो यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, सेल में ग्लूकोज होता है। आप जानते हैं सेल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और जैसे ही ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ पे पहुँचता है तो ये जो ग्लूकोज है ये टूट जाता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, और यहाँ पे जो CO2 अपशिष्ट के रूप में होती है वो बाहर हो जाती है, और इसी पूरी प्रक्रिया को आप श्वसन कहते हो। मतलब ऑक्सीजन का इन होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर होना, इस तक जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसी को आप श्वसन कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमने अभी देखा, सबसे पहले सांस के माध्यम से हम सांस लेते हैं, बहुत सारी गैसें इन होती हैं नाक के माध्यम से, फिर ये पहुंचती हैं विंड पाइप में,
विंड पाइप से ये पहुँचती हैं फेफड़ों में, और फेफड़ों से ये, क्योंकि फेफड़ों में बहुत सारे वायु कोष होते हैं, तो ये फेफड़ों से पहुँच जाती हैं वायु कोष में। अब वायु कोष क्योंकि रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं, और जैसे ही वायु कोष में ऑक्सीजन पहुँचती है तो ये रक्त नलिकाओं में बहने वाले रक्त से मिल जाती है, और ऑक्सीजन युक्त जो रक्त यहाँ पे होता है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ चला जाता है, अब हृदय में चला जाता है। हृदय में कहाँ, बाएं अलिंद में चला जाता है, और फिर बाएं नीले में जाता है। बाएं नीले से ये सेल में पहुँच जाता है, क्योंकि सेल में पहले से ग्लूकोज मौजूद होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचते ही अभिक्रिया हो जाती है, और अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हृदय से बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से दाएं अलिंद में, और फिर दाएं अलिंद से आप कह सकते हो सेल में। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे बात आती है श्वसन के प्रकार के बारे में। आगे जो चर्चा होती है वो होती है श्वसन के प्रकार के बारे में। अभी एक एक करके हम देखेंगे, अभी तो रफली केवल आपने समझा होता क्या है। श्वसन के प्रकार के बारे में, श्वसन के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार का श्वसन होता है। एक होता है आपका ऑक्सी श्वसन, दूसरा आपका होता है अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, O2 जो है वो उपस्थित होता है। O2 क्या है, उपस्थित होता है, और यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन उपस्थित होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पे एनर्जी बनती है। ठीक है, यहाँ पे दो क्रियाएं संपन्न होती हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरी जो प्रक्रिया है वो है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की जब बात करते हैं हम, तो सेल के साइटोप्लाज्म में, याद रखिएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज अणु टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में पाइरूबिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पाइरूबिक एसिड बनाते हैं, और यहाँ पे 2 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, दो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, एक है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज अणु टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में पाइरूबिक एसिड बनाते हैं, और 2 ATP का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, वहीं क्रेब्स साइकिल की जब हम बात करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात आती है। क्रेब्स साइकिल की बात जब आती है तो बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, और सेल में ये पाया जाता है, और आपको बता दें कि यहाँ पे 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि क्रेब्स साइकिल में 36 ATP, और जब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में तो वहाँ पे 2 ATP का निर्माण आपको देखने को मिलता है। अगला आता है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन की जब बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे याद रखिएगा फर्मेंटेशन या किण्वन इसको कह लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्मेंटेशन या किण्वन में जैसे सिरका का निर्माण, और दूसरी तरफ जैसे आप देखते हो दूध से दही का निर्माण जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया काम करता है, सिरका का निर्माण हो गया। इन सब में आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, और ग्लूकोज टूटता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं,
तो जो ग्लूकोज होगा वो यहाँ पे टूटता नहीं है, बल्कि ग्लूकोज सड़ता है और सड़ने पर कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। तो एक है ऑक्सीशोषण और एक आपने देख लिया अनाक्सीशोषण, दोनों को आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए, आज के संदर्भ में इतना ही। क्या क्या हमने पढ़ा है एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक देखे। करंट अफेयर्स के टॉपिक के बाद जीएस का एक टॉपिक हमने देखा और हमने जीके का एक टॉपिक समझा। 3 टॉपिक यहाँ पे हमारे समाप्त हुए हैं। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है अभी आपने शुरुआत किया हो, तो अभी भी कुछ भी विलंब नहीं हुआ है, बल्कि आप यदि अपना समय व्यय करने से, जो व्यतीत कर रहे उससे अच्छा है फालतू इधर उधर की जो टारगेट वीडियो हैं इनको 100% कंप्लीट करने की एक जिद बना लो। ठीक है, एक आदत बना लो इनको 100% कंप्लीट करने की। साथ ही साथ जो सुबह 8 बजे का सेशन है, शाम 5 बजे का जो सेशन है, इनसे अनिवार्य रूप से जुड़ना सीख जाओ। इनसे अनिवार्य रूप से जुड़ना सीख जाओ, आप 100% सफल होगे, कहीं भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहीं पर अपनी चर्चा को मैं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा।